आई थिंक अर्पिता। ओके चलिए, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ द शॉप्स entrusted with the work of distributing basic food। अब देखो, ये गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई पर्सनल बेसिस पे नहीं होते हैं, कोई प्रॉफिट पर्पस से नहीं होते हैं, पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक फूड। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अहमद की स्टोरी में कौन से 4 प्रोडक्ट, कौन सी 4 कमोडिटीज थी जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी? केरोसिन, एक तो केरोसिन, शुगर, राइस एंड शुगर। तो rice। ये चीजें जब भी अहमद की स्टोरी आती है तो याद रखना कि ये जो बेसिक फूड आइटम्स है ये यही 4 है। देखो, कोई भी इंसान जो कमाता नहीं है, घर में बैठा है, पर फिर भी उसको व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ये तो जरूरी पे जरूरी है। एक बार आप तेल नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि पानी में भी आप चावल बॉईल करके खा सकते हो, राइट? तो एक बार वो भी है, वो भी चलेगा, पर ये जो बेसिक है व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय प्रोवाइडिंग द फूड, द बेसिक फूड विथ वेरी चीप प्राइसेस। मतलब अगर उसका मार्केट प्राइस 50 है तो शायद आप देखोगे राशन प्राइस में 3 रुपीज केजी एंड 2 रुपीज केजी राइस मिलते हैं। सो दैट इज अ वेरी नॉमिनल, 2 रुपीज 3 रुपीज इज वेरी नॉमिनल। सो दिस वे वी आर हेल्पिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो दिस यू शुड नोट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप सबने लिख लिया होगा। इसमें हाईलाइट जो मैंने वर्ड किए वही करने हैं कि ये क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन है, उनका ऑब्जेक्टिव है नीडी सेक्शंस को चीप रेट पे फूड आइटम्स करना है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेज कौन करता है? सो नोट डाउन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स दी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि हु मैनेजेस, और नीचे आप लिख सकते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, कृति। यस मैम। कृति, मेरा वॉइस आ रहा है परफेक्टली? यस। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो यहाँ पे मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है और ये जो पूरा ब्लू पार्ट है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या करती है? प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट? ये मैंने आपको पढ़ाया था, परचेज प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। मतलब कहां से वो परचेज करती है, कहां से परचेज करती है? सबसे पहले प्रोडक्शन कौन करता है? फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स, सही है? तो फार्मर से ये लिया जाता है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? जहां जहां पे गोडाउन्स वगैरह होते हैं वहां पे बल्क एलोकेशन, मतलब क्वांटिटी जमा करके रखते हैं, और फिर भी जब जरूरत होगी तब वो निकाला जाएगा। सो दिस होल ग्रीन 4 पॉइंट्स आर शोइंग दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर बल्क एलोकेशन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको फेयर प्राइस शॉप्स पे लाना है, और फेयर प्राइस शॉप्स में से वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास कैसे रीच आउट करेगा। सो दीज 4 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज 3 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए, कौन बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कितने फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के? 4। कौन से? प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन। वेरी गुड। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइस ऑफ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वही मैंने देखिए प्रीवियस स्लाइड पे मैंने ये फ्लो चार्ट बता दिया था, पर यहाँ पे मैंने खाली 4 फंक्शन सेंट्रल के हाईलाइट किए थे। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, सेम स्लाइड पे मैंने स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें एलोकेशन, देन यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप को मैंने यहाँ पे इशू ऑफ रेशन कार्ड्स होना चाहिए, यहाँ पे रेशियो कार्ड्स नहीं, सो रेशन कार्ड्स, एंड देन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग के अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो बात वही है, पर मैंने थोड़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम ये फ्लो चार्ट में अलग है और यहाँ पे इट सेज द सेम थिंग। आप कौन सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो फेयर प्राइस शॉप है वहां पे कौन सी आइटम्स अवेलेबल होती हैं और कौन सी चीजों को हम पुअर सेक्शन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें स्टेपल फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपल फूड, एनीवन? मैम स्टेपल फूड मीन्स कि स्लाइड्स होगा ना, 1 मिनट 1 मिनट। Who said 1 minute? That guy wants to say anything. मैम सुजल ने बोला। हाँ सुजल, you want to say something? मैम आगे वाली स्लाइड एक शो करो ना, स्क्रीनशॉट लेना अच्छा है। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं। हाँ सुजल, सॉरी। ओके झील तुम कंटिन्यू कर सकती हो। झील बोल रही थी, निधि बोल रही थी, आई फॉरगॉट। मैम कर दो स्लाइड चेंज। यस थैंक यू। हाँ झील, स्टेपल फूड क्या होता है? मैम स्टेपल फूड मीन्स बेसिक फूड। साउथ अपने नॉर्थ इंडियन में लाइक रोटी एंड व्हीट को ज्यादा बेसिक मानते हैं। हाँ, साउथ साइड जैसे साउथ इंडियंस होते हैं ना, वो खाली राइस ही खाते रहते हैं। सुबह को खाओ इडली सांबर, फिर दोपहर को खाओ रसम चावल, फिर रात को भी कुछ उसी का डोसा वोसा बना के खाते हैं। तो उनका स्टेपल फूड क्या है? राइस। उनको रोटी मतलब ऐसे बोलते हैं कि बाप रे रोटी की तो बात ही मत करो। और हमको अगर खाली चावल दे दो तो ना चले भाई, अपने को तो रोटी चाहिए। सो वो हमारा स्टेपल फूड। अगर आप देखेंगे किसी का रोटी होता है, किसी का व्हीट होता है, किसी का राइस होता है। तो यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट में कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? पहले तो जिनका जो स्टेपल फूड है उनको दिया जाए, क्योंकि वही उनका मेन फूड है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फिर कुछ कुछ ग्रेन्स, जैसे दाल वाल खाना भी हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशन फूड जरूरी है, तो कुछ पल्सेस, कुछ ग्रेन्स यहाँ पे और दिए जाते हैं। और उसमें कौन सा, मैंने आपको अहमद की स्टोरी में हाईलाइट किया था, व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। सो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये 4 वर्ड्स आपको भूलने नहीं है। पूछा जा सकता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फूड आइटम्स है, वो कौन सी है? सो दैट इज व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। ओके चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हर एक कंट्री में मेंटेन हो रहा है, या स्पेशली इंडिया में हमने इतने, पूरे बड़ौदा में भी हमने राशन शॉप्स देखे होंगे। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो लो इनकम ग्रुप्स है, मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन। ये डिप्राइव्ड वर्ड हमने कहाँ किया था, याद आ रहा है? कौन से टॉपिक में हमने ये वर्ड यूज किया था, डिप्राइव्ड? एनीवन? पॉवर्टी में। पॉवर्टी में, पर पॉवर्टी में थोड़ा स्पेसिफिकली जाओ। क्या? सॉरी, डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स, पर हमने कौन से मेन टॉपिक का नाम बताओ तो मुझे पता चले कि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। कौन से टॉपिक्स किए थे जिसमें हमने ये डिप्राइव्ड वर्ड, काफी लैक ऑफ अचीवमेंट्स और ये सब को बहुत हाईलाइट किया था? HDI। यस यस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, जिसमें हमने HDI, HPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किया था, उसमें हमने ये डिप्राइव्ड वर्ड यूज किया था, राइट? सो लो इनकम ग्रुप जो हैं उनको क्या करना है भाई, इसेंशियल कमोडिटीज उनके सर्वाइवल के लिए जो भी है उनको पहुंचनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को खाना मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। जो भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है वो फेयर प्राइस शॉप पे आ सकते हैं राशन कार्ड्स के साथ, और हर एक को प्रॉपर इनफ क्वांटिटी दिया जाए। किसका? इसेंशियल कमोडिटीज का। इसी तरह से रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन मार्केट? व्हाट इज ओपन मार्केट? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई, आपको पता होगा, दिस इज अ डिमांड कर्व
एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। और ये क्या है, कौन सा पॉइंट बोला जाता है इसको? Equilibrium. इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं। दिस इज ओपन मार्केट जहां पे डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स द प्राइसेस। अब जस्ट इमेजिन करो कि हमारे जो व्हीट है, राइस है, केरोसिन है, शुगर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स है। अगर इसी महंगाई बढ़ रही है, पर अगर इन चीजों में महंगाई बढ़ जाए तो एक मिडिल क्लास, रिच क्लास के लिए भी ओवर अ टाइम पीरियड बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीजें अफोर्ड करना। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक नीड्स हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, ओपन मार्केट में भी इसका प्राइस रेगुलेट करना जरूरी है। वैसे ओपन मार्केट में प्राइस रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली डिसाइड करते हैं, बट इसेंशियल कमोडिटीज है तो उसको रेगुलेट करना जरूरी है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग दी डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज ओपन मार्केट में उसके प्राइसेस क्या होने चाहिए वो हमको हेल्प करता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, या क्लिक लेना, या आपके पैम्पलेट में भी ये चीज, क्योंकि ये पैम्पलेट का ही कटआउट है, राइट? सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। यस Oh, मैम। यस। अब यहाँ पे देखिए कि भाई वर्किंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चेन, जो हम हायरार्की बोलते हैं कि कहाँ से टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, आपने बिजनेस स्टडीज या ओसीएम में ये पढ़ा होगा कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट होता है फिर कैसे उसके नीचे के लोग या उन तक पहुंचता है। तो यहाँ पे भी हमने देखिए बॉटम से लेके टॉप लेवल तक कैसे पहुंचता है। तो पहले फार्मर्स के पास होता है, फिर फार्मर्स से क्रॉप्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, फिर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। फिर ईच डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करते हैं, उसका ब्लॉक कर देते हैं, मतलब गोडाउन्स में उसको रख देते हैं। और फिर गोडाउन्स के बाद वो प्रॉपरली हर एक सिटी में फेयर प्राइस शॉप पे आता है। और फिर उसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं, मतलब जिन भी कस्टमर्स को जरूरत है, जो भी वीकर सेक्शन को रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स। दिस इज वेरी इजी, राइट? वेरी इजी के कैसे ये कहां से कहां तक कैसे उसका जो ट्रैक बताया गया है कि फाइनली अल्टीमेटली पुअर सेक्शन तक कैसे पहुंचता है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आई कैन चेंज द स्लाइड। चलिए, ओके। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि फीचर्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला हम उसमें करते क्या है? तो वी डिस्ट्रीब्यूट द सिलेक्टेड इसेंशियल गुड्स। सबसे पहली चीज यही है कि जो भी आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनपे ये जो इसेंशियल गुड्स हैं, अभी भाई इसेंशियल गुड्स कौन से हैं? तो जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर है, केरोसिन है। और यहाँ पे देखो ये चार तो मस्ट है, पर यहाँ पे ईडेबल ऑयल ऐड किया गया है। तो नाउ ईडेबल ऑयल ऑल्सो यू कैन ऐड। तो यहाँ पे कितने में नंबर लिख देती हूँ तो आप कभी बोलो नहीं। हम पांच कौन देखता था? हम पांच सीरियल किसने देखा लॉकडाउन में? हम पांच, रंपम पांच, किसी ने देखा है कभी? कोई है? नो, यू डोंट। माय गॉड, आप कभी हम पांच देखना। इट्स अ फैंटास्टिक सीरियल, मतलब मजा आ जाए, हंस हंस के आपका पेट दुख जाए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम पांच, कौन से पांच? राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन एंड ईडेबल ऑयल। और वो किस तक पहुंचाना है? डिप्राइव्ड सेक्शन तक वो पहुंचना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काम तो करना ही है, पर काम कैसे करना है? इट शुड नॉट हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ फ्री मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आप मुझे बताइए कि रेगुलेट मार्केट एंड फ्री मार्केट, इसमें क्या डिफरेंस है? रेगुलेटेड मार्केट एंड फ्री मार्केट। Can anyone give me the example of one yes, Aksha. मैम रेगुलर मार्केट में प्राइस It is not regular, Aksha. It is regulated. Yes. Yes. रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट उसके रिस्ट्रिक्शंस डाल के प्राइस कंट्रोल करती है। Give me और one free example. market में Give me one example of regulated market. मैम पेट्रोल। Okay, ठीक है। और पर तुमको लगता है पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना। हाँ, they are just trying. ठीक है, ओके, चलो।
I was actually looking for a better example, but no problem. Yes, Aksha. और फ्री मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई खुद ही डिसाइड होके एज पर सप्लाई डिसाइड हो जाते हैं. Okay, anyone would like to try the example, not the meaning, but the example for regulated market? Anyone? Recent, yes. Just a minute, just a minute. प्रताप नगर आयुष, उसने hand raise किया है. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ayush. Ma'am, there are few examples like water supply or gas or electricity supply. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसमें रेगुलेटेड मार्केट जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, फ्री मार्केट नहीं, पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट का प्राइस होना चाहिए, गैस बॉटल का क्या प्राइस होना चाहिए, वो फ्री मार्केट डिसाइड नहीं करती है, डिमांड सप्लाई डिसाइड नहीं करता है, बट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ओके, इसके बाद जिसको मैंने बोला 1 मिनट वेट, वो बोल सकता है. कौन था वो? कौन ट्राई कर रहा था और मैंने इंटरप्ट किया बीच में? एनीवन? मैं. ओके, हाँ बोलो. नहीं, कुछ नहीं. कुछ नहीं? ओहो, भूल गए ऐसा? वो जीएसटी बोल रही थी. ओके, जीएसटी में क्या बोलना चाहते थे तुम? नहीं, शायद वो हो सकता है ऐसा. जीएसटी में, हाँ देखो कृति, हम जीएसटी ले सकते हैं, पर कैसे? जीएसटी कोई कोई कम्युनिटीज पे बिल्कुल नहीं लगता. जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता, पर जो लग्जरी थिंग्स होती है उसी पे जीएसटी लगता है. सो दिस इज ऑल्सो वन वे कि नेसेसरी गुड्स पे आप जीएसटी न लगा के एक रेगुलेशन कर रहे हो, क्योंकि नेसेसरी गुड्स पे जीएसटी लगाओगे तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास कहाँ जाएगा? वो तो कंपलसरी है ना परचेज करना, आप सरवाइव कैसे करोगे? सो दैट कैन बी टेकन. कृति, नाइस. ओके, चलिए, सो वी विल कंटिन्यू कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काम तो करना है, पर कैसे करना है कि जो फ्री मार्केट है वो काम करना चाहिए, मतलब लिबर्टी टू परचेज. देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास भी राशन कार्ड है, अगर मैं चाहूँ ना तो वो राशन कार्ड लेके जा सकती हूँ और मैं भी 2 रुपीज और 3 रुपीज केजी में राइस परचेज कर सकती हूँ. मेरे पास राशन कार्ड है, पूरी फैमिली इंक्लूड है, बट आई डोंट गो, आई हैव द लिबर्टी. मैं राशन कार्ड पे नहीं जाके मैं खुद फ्री मार्केट में से परचेज कर रही हूँ. बट या आई विल टेल यू वन थिंग कि मेरा जो राशन कार्ड था वो मैंने अपने काम वाली को दिया था. किस टाइम पे? जब लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन हुआ था, राइट? तो उस टाइम पे लॉकडाउन में तो मेड्स को भी बुलाना अलाउड नहीं था, ठीक है? तो उस टाइम पे वो राशन कार्ड मैंने वहां से क्वांटिटी परचेज करके उसको दिया. सो इस वे जहां पे सही तरीके से पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच गया. तो इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, पर यहाँ पे लिबर्टी है. आपके पास राशन कार्ड है तो जरूरी आपको वही क्वालिटी लेनी है और वही क्वांटिटी लेनी है? नहीं, आपको लिबर्टी है. आप चाहो तो परचेज करो, चाहो तो नहीं करो. क्लियर हो गया? ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं. फूड ग्रेन्स एंड अदर आइटम्स आर अक्वायर्ड थ्रू दी इंटरनल प्रोक्यूरमेंट थ्रू इंपोर्ट्स एंड बफर स्टॉक. सो देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम जब ये क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई फूड आएगा कहाँ से. देखिए, फूड के सोर्सेस क्या है, आप मुझे बताइए. फूड कहाँ से आ सकता है? क्योंकि पहले तो आप अपनी कंट्री में लोकली प्रोड्यूस कीजिए, अगर वो नहीं होता तो फिर बफर स्टॉक थोड़ा जो लास्ट ईयर का पड़ा हो, अगर वो भी आपको पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको इंपोर्ट करेंगे, राइट? सो दैट मीन्स फूड अवेलेबिलिटी के लिए ये 3 सोर्सेस हैं. या तो आप लोकली प्रोड्यूस करो, या तो आप बफर स्टॉक यूज करो, या तो आप इंपोर्ट करो. सो इंटरनल प्रोक्यूरमेंट इज लोकली प्रोड्यूस्ड थ्रू इंपोर्ट एंड बफर स्टॉक. तो इस तरह से हमको फूड ग्रेन्स या अदर आइटम्स लोगों तक पहुंचाने हैं ये 3 सोर्सेस से. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. ओके, चलिए, ग्रेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट रब दिस. नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है? इट ऑफर्स द बेसिक मिनिमम क्वांटिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी वर्ड यहाँ पे. देखिए, यहाँ पे आपने वो कैलोरीज वाला अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा. आई थिंक शायद सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा था कितनी कैलोरीज अर्बन एरिया और रूरल एरियाज के लिए जरूरी है. एनीवन? हमने पढ़ा था, ये नंबर भी हमने याद किया था. 1200. Ma'am, rural, for rural it is 3,200.
No, it is 2100 and 2400. 2100 किसके लिए? अर्बन के लिए, और 24 किसके लिए? रूरल के लिए। मैंने आपको रीजन के साथ बताया था कि रूरल एरियाज को ज्यादा जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो फिजिकल लेबर ज्यादा करती है। तो उनके लिए जो 2100 या 2400 कैलोरीज की हम जो बात कर रहे हैं, वो क्वांटिटी मिलना उनको बहुत जरूरी है, तभी वो हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसेंशियल आइटम्स तो देने हैं, कम प्राइस तो देनी है, पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्वांटिटी भी मेंटेन करना जरूरी है। एंड इट हैज बीन प्रिंसिपली अ अर्बन ओरिएंटेड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन ओरिएंटेड सिस्टम? ज्यादातर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? अर्बन एरिया। अच्छा, अर्बन एरियाज में क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो पुअर लोग रूरल एरिया छोड़ के आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो काम करते हैं, यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे वो खाने का अवेलेबिलिटी किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये मेनली अर्बन ओरिएंटेड सिस्टम है। मतलब अर्बन एरियाज में जो रूरल लोग आते हैं, जो पुअर सेक्शन रहता है, उन तक खाना पहुंचाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, this is the last point and which says the importance of public distribution system in the elevation of poverty। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो पॉवर्टी को अगर आपको अपनी कंट्री में से रिमूव करना है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब कैसे हेल्पफुल है? क्योंकि ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, पॉवर्टी में डायरेक्टली नहीं है। आप घर घर जाके पुअर पर्सन को हेल्प नहीं कर रहे हो, आप घर घर जाके उनको पैसे नहीं दे रहे हो, आप घर घर जाके उनको काम नहीं दे रहे हो, पर आप उनको क्या बोल रहे हो कि हम सब्सिडाइज रेट पे आपको खाना अवेलेबल करके देंगे। तो दैट इज इनडायरेक्टली हेल्प। इनडायरेक्टली हेल्प किसके लिए? उनका जो स्टेपल फूड है। अब जो अर्बन एरियाज वाले जो होते हैं ना, तो रूरल एरियाज वाले जो होते हैं, उनका एक टिपिकल खाने का स्टाइल रहता है। तो वो अगर यहाँ पे अर्बन एरियाज में काम करने के लिए आते हैं तो उनकी बॉडी को वही खाना चाहिए जो वो रूरल एरियाज में रह रहे थे, वरना वो बीमार पड़ जाते हैं या इतना फिजिकली इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनको जो स्टेपल फूड का रिक्वायरमेंट है उनको सप्लाई करके देते हैं, प्लस जो वीकर सेक्शंस हैं उनको टाइम टू टाइम हम खाना अवेलेबल करके देते हैं। न्यूट्रिशन इंटेक, जैसे वीट है, राइस है, यहाँ पे हमने बात की शुगर है, तो ये न्यूट्रिशन फूड की जितनी जरूरत है आप उनको अवेलेबल करके दे रहे हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करता है। एनीवन नोज व्हाट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? एनीवन? हाँ, कौन कौन बताएगा? अक्षर। यस। विशियस सर्कल मतलब अगर हमारे ग्रैंडफादर्स पुअर है तो फिर हमारे फादर भी पुअर हो गए और हम भी पुअर हो गए, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे एजुकेशन और ऐसी सब फैसिलिटीज। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू? इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एनीवन? अच्छा, चलिए सिंपल चीज हम इसको थोड़ा टेक्स्ट से समझते हैं। ओके, समझो इकोनॉमी में आउटपुट लो है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इफ आउटपुट इज लो सो इनकम विल बी लो। अगर इनकम लो होगा तो पॉवर्टी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हेल्थ का भी हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। सही है, क्योंकि मैं बीमार हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। मेरा प्रोडक्टिविटी कम होगा तो मेरा इनकम कम होगा, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया तो फोकट में तो मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है। अगर मेरा इनकम कम हो गया तो मैं पुअर रहूंगी। सही है, तो ये क्या है? इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ देखो मेरे को पुअर बना रही है, मेरा इल हेल्थ इज मेकिंग मी पुअर। दिस इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे अगर मेरा हेल्थ अच्छा हुआ
तो ऑटोमेटिकली मेरा पॉवर्टी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा है तो मैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा करूंगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करूंगी तो मेरा इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो फिर मैं पुअर नहीं रहूंगी, मैं अच्छा काम कर पाऊंगी। सो दिस इज अ होल सर्कल। तो ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, अगर आपको उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ अच्छा होने के लिए खाना अच्छा चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलेगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है to break the vicious circle of poverty. Am I clear? Yes, Sujal. Sujal, you want to say something? नो मैम, गलती से अनम्यूट हो गया था। Okay, okay, no issues. चलिए, last point. It contributes its shares in the houses of rural and urban poor by providing them healthy, essential and good quality food at a lower cost. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अल्टीमेटली क्या करता है? लोगों को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्दी रख रहा है? क्योंकि उनको प्रॉपर क्वांटिटी मिल रही है, एसेंशियल फूड्स मिल रहे हैं, क्वालिटी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू है। तो आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे, और वही चीजें उनको लो प्राइस में दी जा रही है। सो दैट मीन्स यू आर हेल्पिंग देम टू मेंटेन दी गुड हेल्थ. So this way public distribution system is helping the poor, or this way public distribution system is helping to remove the poverty in the country. I hope I am clear. Yes, Yes. or no? Yes, ma'am. So I think here I am done for today. And if you have any doubts in the public distribution system or any other doubt, if you have, you can ask me. ओके मैम। अच्छा अच्छा, सबके पास पैम्पलेट्स आ गए? हाँ नो मैम। नो Yes, मैम। ma'am. हाँ, सो पैम्पलेट्स तो आ गए हैं। अपने अपने रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर को पूछ के आप कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई सॉ द मैसेज इन वन ऑफ द ग्रुप, सो आई थिंक पैम्पलेट्स आ गए हैं। आप ब्रांचेस से कलेक्ट कर सकते हैं। आप सुपरवाइजर को पूछिए कि कौन से टाइम पे खुला है। बट And अब you- बंद है। हाँ, अभी बंद है, पर देन यू हैव टू आस्क देम कि कब ओपन है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन कब खुलेगा, यू नेवर नो। सो आप पैम्पलेट कैसे कलेक्ट करना है वो, इश्यू हो गया ऐप पे। हाँ तो ठीक है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? अदरवाइज आई एम डन फॉर टुडे। नथिंग। नो वन? नथिंग? मैम यस यस, अक्षा। मैम हमारी सच में एग्जाम जुलाई के उसमें होगी, एक्सटर्नल होगी ना जुलाई तक तो। इतना दूर? जून है ना, आई थिंक 7। हाँ हाँ, जुलाई जुलाई जुलाई, यस यस यस, हाँ जुलाई तक। हाँ, पर क्या करेंगे बेटा, अभी देखो सिचुएशन ऐसा है। और ऐसा मत सोचना कि एग्जाम्स नहीं हो, ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल। बहुत पीछे गई है एग्जाम। पर अक्षा, फिर उसमें आप कोर्स भी तो कंप्लीट कैसे करोगे? जस्ट इमेजिन करो, अभी तुम्हारा यूनिट 1 यूनिट 2 हुआ, यूनिट 1 यूनिट 2 करने के बाद तुम लोग इसके एग्जाम्स दोगे, एंड देन फिर 2 यूनिट। फिर अगर प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाएगा ना, तो फिर फटाफट फटाफट जैसा तैसा, फिर मजा भी नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट्स में। तो वो तो अभी हमको एक्सेप्ट करना ही है। इवन वी नो दैट बहुत एक्सटेंड हो गया है, बट देन ठीक है, हर एक जो अनसर्टेनिटी है उसका अपना ही मजा है, राइट? चलिए, कॉलेज के जो अकाउंट्स के मैम है ना, वो हमको 24 डेट बोल रहे थे। 24th ऑफ दिस मंथ यस, फॉर दिस ना इंटरनल एक्सटर्नल्स सेमेस्टर 2। हाँ हाँ, ओके ओके, या 24। आई थिंक मैंने तो अज्यूम किया था कि 15 के आसपास स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एसवाई का आई थिंक 11 से है, राइट? 11 से 16 17 तक अगर उनका है तो आपके पास मैम इंटरनल एग्जाम हाँ। 15 से 20 के बीच में स्टार्ट होगी, ऐसा बोल रहे थे। पर देन व्हाई खुशबू इज टेलिंग 24? नहीं, 25th है मैम मैम। एक्सटर्नल की बात कर रहे थे वो। हाँ, पर एक्सटर्नल इतना जल्दी कैसे हो सकता है? वही एक्सटर्नल एग्जाम मतलब सेकंड सेम की एग्जाम जो उसमें होता है ना, फर्स्ट एग्जाम वो हाँ 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 हाँ, इंटरनल्स, वही इंटरनल सेकंड सेम। मैं वही बोल रही हूँ, इंटरनल तुमने एक्सटर्नल कहाँ से, क्योंकि 24 था तो डेफिनेट। ठीक है, हमको चलिए। तो 25th से बोला।
25 से मिड सेम एग्जाम है ऐसा। देखो ऑलमोस्ट वी आर डन। अभी हमारा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अभी ऑलमोस्ट वी आर डन। कल जो एक सेशन होगा और कल का जो वीडियो लेक्चर एक होगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक मेरा एक वीडियो लेक्चर हो जाएगा। सो आई एम डन। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि यू वांट द प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज? यस मैम। वो Yes, अगर आपको यस मैम। हाँ, अगर वो आपको एमसीक्यू, अभी मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस चाहिए तो मैं एक एक्स्ट्रा सेशन अरेंज कर सकती हूँ। एंड अगर आपको एमसीक्यूज नहीं चाहिए तो आप अपने लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं ना मैम, एमसीक्यूज चाहिए ना। हाँ मैम चाहिए। ओके, सो मैं आपको बता दूंगी कि कब मैं ये एमसीक्यू का एक सेशन अरेंज कर सकती हूँ। 1 घंटे का हम इस पे सेशन रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो मेरे क्लासेस हैं, आई थिंक आपका एमई का कोर्स थोड़ा बाकी है बिकॉज मैम का तबियत ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली मैम कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक मेरे जो जूम सेशंस है मैम विल बी टेकिंग, आई थिंक। वी विल कंफर्म एंड लेट यू नो। ओके, सो अभी आपका एमई का कोर्स भी आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय।